तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन। ठीक है, और यह सेमेस्टर 2 में पूछा जाने वाला एक अनिवार्य पेपर है बीए बीकॉम बीएससी, यानी कि यूजी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कंपलसरी है। अब देखिए क्या होता है कि किसी किसी यूनिवर्सिटी में यह पेपर 100 मार्क्स का है, जैसे कि बीबीएमकेयू में 100 मार्क्स का है, रांची यूनिवर्सिटी में 100। ठीक है, और विनोबा भावे में आपका 75 मार्क्स का है। अलग अलग यूनिवर्सिटी झारखंड के जितने भी हैं सब में यह पेपर सेम है। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग मार्क्स के, सॉरी, पेपर किसी यूनिवर्सिटी में 75 मार्क्स का होता है और किसी में 100, बस यही अंतर है दोस्तों। बाकी क्वेश्चन सबका सेम है। तो चलिए देख लेते हैं आज की इस वीडियो में कि यह क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। देखिए, यह पूछा गया पेपर है और आपके भी एग्जाम में सेम टू सेम इसी टाइप से आएंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला है, हर कोई धोखा दे सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कभी धोखा नहीं दे सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। आपके भी एग्जाम में सेम टू सेम 25 क्वेश्चन आए, सॉरी, किसी किसी यूनिवर्सिटी में जैसा यूनिवर्सिटी है वैसा क्वेश्चन आएगा। किसी में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, किसी में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में 25 ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर 25 करेंगे। पहला है हमारा आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, और यह पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में ही आता है। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटीज़ में। पहला है क्वेश्चन है, वैश्विक नागरिकता शिक्षा आज क्यों प्रासंगिक है। ठीक है, इंग्लिश में है कि वाई इज ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन रिलेवेंट टुडे। तो दोस्तों आज जो है क्यों आवश्यकता है, इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि समकालीन मतलब वर्तमान समय, क्योंकि वर्तमान समय में चुनौतियों के आलोक में वैश्विक नागरिकता की या नागरिकों की आवश्यकता है इसकी। ठीक है, इसमें आपको इस देखिए, ये जो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का पेपर रखा गया है, इसका मेन मुद्दा यही है कि आज के जो न्यू पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, इसको अपने केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित न रखा जाए, बल्कि अदर फील्ड में इन्हें नॉलेज किया जाए। ठीक है, एक्सपर्ट किया जाए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दुनिया का साथ जोड़ा जाए, ये भी इसका एक उद्देश्य है। वैश्विक नागरिक है तो क्या है वैश्विक नागरिक, एक ग्लोबल सिटीजन कौन होता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एक ग्लोबल सिटीजन, एक वैश्विक नागरिक हम उसे बोलेंगे जो एक व्यक्ति जो खुद को वैश्विक समुदाय के हिस्से के रूप में देखता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो खुद को वैश्विक समुदाय के हिस्से के रूप में देखता है, इसे हम वैश्विक नागरिक कहते हैं। जो लोग इंग्लिश में हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अ पर्सन हु सी हिमसेल्फ और हर सेल्फ एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा की वकालत करने के संभावित कारण क्या हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि GCE छात्रों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए तैयार करता है। GCE मतलब ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। ठीक है, ग्लोबल मतलब वैश्विक, सिटीजनशिप मतलब नागरिक, एजुकेशन मतलब शिक्षा। ठीक है, वैश्विक नागरिक शिक्षा छात्रों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए तैयार करता है। और दूसरा उद्देश्य है, यह जो है सहयोग, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि 21वीं सदी की शिक्षा सिर्फ तकनीकी के बारे में नहीं बल्कि हमें शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है दोस्तों, इसमें आपका जो है सांस्कृतिक जागरूकता शामिल है, कल्चरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, समस्या का समाधान शामिल है यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग शामिल है, उत्पादकता शामिल है यानी कि प्रोडक्टिविटी शामिल है। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ शामिल है, यानी कि ऑल ऑफ दिज या कि ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि यदि सतत विकास के 3 नियमों में से केवल 2 का सामना करना पड़ा तो कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपका समान सामाजिक स्थिरता कोई नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और ये सारे क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में भिड़ेंगे, ठीक है। तो आपके जितने भी दोस्त हैं उन तक भी शेयर कीजिएगा, भले ये वीडियो नहीं PDF तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है अल्टीमेटली। छठा क्वेश्चन है कि स्थिरता की अवधारणा पहली बार किस वर्ष प्रकट हुई, ठीक है। तो दोस्तों स्थिरता की अवधारणा की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो हो जाएगा 1980। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि पहली दफ़ा या पहली बार कब सतत विकास की अवधारणा हुई, तो 1987 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्थिरता बोला है तो 1980 होगा। सातवां क्वेश्चन है कि खेती के प्रयोजन के लिए भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में गिरावट का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो खेती के प्रयोजन के लिए भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में गिरावट क्यों आई है खेती में। देखिए सबसे पहली बात, आप में से कोई तो खेती करना चाहता नहीं, करते हैं, ईमानदारी से बताइएगा। आप में से बहुत से लोग हैं कि बोलेंगे नहीं हम अभी तो कर रहे हैं लेकिन भविष्य में नहीं करेंगे। नहीं, ये गलत सोच है। कुछ भी के लिए जॉब कीजिए, बिजनेस कीजिए, लेकिन खेती को आप पार्ट टाइम कीजिए। मिट्टी के साथ खेलना बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी और हमारे समाज के लिए भी, ठीक है। खेती क्या है, एक तरह से मिट्टी के साथ खेलना ही है। ए नंबर है जनसंख्या का तेज़ी से विकास हुआ लेकिन रोजगार का उस तरह विकास नहीं हो पाया, ये एक कारण है। दूसरा कारण है कि एग्रो केमिकल्स, मतलब कि विभिन्न प्रकार के केमिकल्स के अत्यधिक प्रयोग से क्या कारण हुआ कि भूमि और जल में प्रदूषण होने लगा, ठीक है। भूमि भी प्रदूषित हो गई और जल भी प्रदूषण हो गया, तो ये भी एक कारण है। तीसरा कारण है कि बार बार जब आपका ड्रॉट्स पड़ने लगे, यानी कि सूखा पड़ने लगा, ठीक है, तो इसके कारण भी खेती में कमी आई। तो ये सभी कारण हो जाते हैं, ऑल ऑफ द एबव। आठवां हमारा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा पहचानी गई गरीबी की दो श्रेणियां कौन सी है। तो दोस्तों इनके द्वारा पहचानी गई है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है कि आय और गरीबी, आय और मानव गरीबी, आपका दो प्रकार की गरीबी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश के सापेक्ष गरीबी की अधिक प्रसार है, ठीक है। तो देखिए सापेक्ष गरीबी वो होता है जिसमें जितना ज़रूरत है उसका 50%, 50%। मान लीजिए आपको 3 टाइम भोजन, 4 टाइम भोजन की आवश्यकता है तो आप 2 ही टाइम भोजन की जुड़ा पा रहे हैं, ये हो गया आपका 50%, ठीक है। जब आप अपनी आवश्यकताओं को 50%, 50% तक उपयोग कर पाते हैं तब दोस्तों उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, सापेक्ष गरीबी। आप लोग अगर कॉपी पेन है नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अविकसित देश में ऐसा पाया जाता है, जैसे कि हमारा भारत भी अविकसित देश है, ठीक है। सॉरी, हम लोग का भारत विकासशील देश है, ठीक है, डेवलपिंग है, डेवलप नहीं हुआ है लेकिन डेवलपिंग के प्रोसेस। अरे यार मच्छर काटता है ना, एकदम फुला देता है आप लोग को भी काटता होगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में पूर्ण गरीबी का प्रसार अधिक है। तो सेम टू सेम हो जाएगा आपका अविकसित देशों में, अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में, ठीक है। पूर्ण गरीबी मतलब कि जितना गरीब है ना एकदम नीचे लेवल का, जिसमें हम लोग भारत में बोलते हैं बीपीएल कोटा, समझते हैं, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे वाले आदमी। ऐसे तो भारत में जो लोग APL की कैटेगरी में आते हैं, एबव पॉवर्टी लाइन जिसको बोलते हैं, वे लोग भी BPL का कार्ड बना लिए हैं और आपका कोटा से 4 गेहूँ जो भी मिलता है फ़ायदा वो ले रहे हैं, लेकिन ये गलत है। ये उनको ही लेना चाहिए जो इसके लिए योग्य हैं। चलिए आदमी गरीब नहीं होता है, मन से गरीब होता है। जिस दिन आप लोग काम कीजिएगा दिल लगा के, जान लगा के, मन लगा के, ठीक है, उस दिन गरीब नहीं रहिएगा। चाहे आप कितना भी गरीब हों यार, आप मेहनत कीजिए डेली, चाहे लेबर कुली का काम कीजिए। क्यों, वो काम अच्छा नहीं है? नहीं, वो काम भी अच्छा है, काम कीजिए, पढ़ते रहिए, पढ़ने में कौन रोका है, ठीक है। काम कीजिए और पढ़िए, फिर आगे बढ़िएगा। कोई एक चीज़ मत कीजिएगा 21 साल के बाद तो बिल्कुल नहीं। 2 काम करना है, पढ़ाई भी करना है और आपको काम भी करना है, चाहे वो काम कोई भी हो। बस मतलब ऐसा काम नहीं जिससे समाज का बुरा हो यार। 11 नंबर है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गरीबी का प्रतिदिन कैलोरी कितना है। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी या उससे कम आवश्यकता होती है, ठीक है।
2400 कैलोरी से कम। और यहाँ पे बात कर लेते हैं शहरी की, तो शहरी की आवश्यकता होती है हमारी 2100 कैलोरी, ठीक है। कितना? 2100 कैलोरी। आगे देख लेते हैं, अगला है हमारा, अरे ये भाई साहब कितना छोटा हो जाता है ये, हाँ 13 नंबर, सोशल डार्विन। सोशल डार्विनवाद, डार्विन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। एक सिद्धांत जो उनका सिद्धांत था द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि विकासवाद का सिद्धांत, ठीक है, जो परिवर्तन के महत्व पर बल देता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विकासवाद का सिद्धांत, ठीक है, इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी थ्योरी। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। अगला है 14 नंबर, युवा विद्रोह संस्कृति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? युवा विद्रोह किस प्रकार की संस्कृति का उदाहरण है? यूथ रिबेलियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कल्चर। तो दोस्तों यह एक विरोध करना जिसको काउंटर बोला जाता है उसका उदाहरण है, ठीक है। मतलब कि युवा विद्रोह एक विरोध करने का उदाहरण है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राजस्थान। भारत का राजस्थान एरिया के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। भारत के राजस्थान में मेवाड़ एक राजा थे, मेवाड़ के राजा जय सिंह नाम था। राज शासक परिवार सत्ता का एक उदाहरण है। तो किस प्रकार की सत्ता का उदाहरण है दोस्तों? ये पारंपरिक सत्ता थे। बाप बना राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका पोता राजा, फिर परपोता राजा, चलते जाता था, ठीक है। तो ये एक ट्रेडिशन है, यानी कि परंपरा है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया? दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग नरेगा, ठीक है। नरेगा में कुआं आता है, घर आता था पहले, अब तो मनरेगा हो गया है, ठीक है। इसका नाम बदल के अब मनरेगा कर दिया गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और यह पारित हुआ था आपका 2005 में, ठीक है। किस वर्ष पेश किया गया था? 2005 में। इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, ठीक है। आगे देखते हैं, वैसे तो वो चुपचाप रहते थे, बहुत, बट क्या बताएं, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत, ठीक है, अभी तक के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखों में से एक। 17 नंबर है, कौन सा शब्द एक स्पष्टीकरण संहिताबद्ध मानदंडों या नियमों को संदर्भित करता है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या बोला? स्पष्टीकरण संहिताबद्ध, संहिता मतलब एकदम फिक्स, मापदंड, ठीक है, यानी कि नियम कानून, नियम, ठीक है। तो नियम कानून हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे कानून आ जाएगा, लॉ, ठीक है। और पूरा का पूरा भारतीय संविधान एक तरह से कानून की ही किताब है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्वीकरण प्रक्रिया को नहीं संभालता है? ठीक है, तो कौन सा संगठन वैश्वीकरण की प्रक्रिया को नहीं संभालता है? दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग IDBI, एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, IDBI। हो सकता है ये आपको इस फॉर्म में भी दे दे, एशियन डेवलपमेंट, सॉरी AID, चलिए जो भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है पूरा नाम, ठीक है। अरे यार सॉरी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा हूँ, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, ठीक है। एशियाई बैंक इसको शॉर्ट में बोला जाता है, एशियाई बैंक, ठीक है दोस्तों। मतलब जब भी बैंक का नाम आता है बैंक ऑफ इंडिया आ जाता है माइंड में। चलिए देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का कारण क्या है? ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन कोज, तो इसका कोज क्या है ग्लोबलाइजेशन का? देखिए वैश्वीकरण का कारण बना, क्या कारण बना? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मतलब कि इसमें आपको कंपनी से विभिन्न देशों में काम कर रही है, विभिन्न देशों की कंपनियां विभिन्न देश में जाकर के, जैसे कि चीन की बहुत सारी कंपनियां हमारे भारत देश में हैं, अमेरिका की बहुत सारी कंपनी। एक कंपनी का मैं नाम बताता हूँ, ये जो साबुन बनाती है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर, चेन्नई में इसकी कंपनी है, ठीक है। ये साबुन बनाने की कंपनी है, ये भारत की कंपनी नहीं है, ठीक है, विदेशी कंपनी है, इंग्लैंड की। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, इंटरनेशनल जो आपका ट्रेड लगता है उसमें वृद्धि किया जाता है। माल पूंजी और सेवाओं का आसान से आवाजाही, कुछ सामान हम विदेशों से खरीदेंगे, कुछ विदेश हमारे सामान खरीदेंगे, ठीक है। तो ये वैश्वीकरण का कारण है। वैश्वीकरण मतलब कि विश्व का एक बाजार के रूप में उभरना, जिसमें कोई रोक टोक ना हो, किसी भी देश में आप अपना सामान बेच सकते हैं। हाँ, वो उसके बदले कुछ टैक्स लगाते हैं कि आप हमारे देश में सामान बेचिएगा तो हम आपको इतना % टैक्स लेंगे,
बस यही एक तरीका है। अगला है सेज का फुल फॉर्म पूछा गया है। सेज का फुल फॉर्म होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 21 नंबर, अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्था के साथ खोलना और सुधार करना कहलाता है। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है वैश्वीकरण। सिंपल सा, क्योंकि हम लोग वैश्वीकरण पढ़ रहे हैं तो वैश्वीकरण आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर। इसमें पूछा गया है कि भारत सरकार ने विदेशी निवेश और व्यापार प्रतिबंधों को माफ़ करने का निर्णय कब लिया? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1991। और 1991 में भारत ने ग्लोबलाइजेशन का लिए भी क्या बोलते हैं, नई आर्थिक नीति को भी अपनाया था 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है वैश्वीकरण के बाद कौन सा यार खाना भी नहीं खाया और डकार ले रहा हूँ अभी खाना बाकी है। वैश्वीकरण के बाद कौन सा उद्योग विदेशी स्पर्धा से प्रभावित हुआ? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वह है आपका डेयरी उद्योग। डेयरी मतलब समझते हैं, विशेष रूप से इसमें आपका दुग्ध उत्पादन आएगा। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बने मिठाइयाँ और दूध से बनी सभी वस्तुएं और दूध। ठीक है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स इसमें आ जाएंगे। वैश्वीकरण के बाद सबसे ज़्यादा विदेशी स्पर्धा बढ़ गया है, एक तरह से कंपटीशन हो गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, क्या कारण है? ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न क्या कारण है, कुछ तो बताइए। क्या कारण है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में नए कारखाने और कार्यालय स्थापित करते हैं? अब सोचिएगा कि भाई अलग, जैसे अमेरिका की कोई कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, अमेरिका की है इंग्लैंड की, मुझे तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि बहुत दिन पहले मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब कंपनियां भारत में आके क्यों खोलती हैं? क्यों? क्योंकि उनका उत्पादन लागत जो है कम है। यहाँ पे आपको आदमी सस्ता में मिल जाता है, 10,000 में काम करवा लेते हैं आप महीने के। ठीक है, यानी कि वे कम लागत में आदमी मिल जाता है उसको। ठीक है, कर्मचारी मिल जाता है और वे बहुत ज़्यादा लाभ कमाते हैं। तो उसको क्या चाहिए कि कम पैसा में हमें काम मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, यही एक कंपनी चाहती है। ठीक है, और ये इसका हो ही जाता है। तो कुल मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन कि वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण, ठीक है, वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण किस क्षेत्र में सबसे कम लाभ हुआ है? तो दोस्तों हमारा एक क्षेत्र है, इसको आगे बढ़ाना है हमें, एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, कृषि क्षेत्र, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी सबसे ज़्यादा खतरे की स्थिति में है। एक तरह से बोल सकते हैं कि आजकल के बच्चे, युवा, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो खेती को एक अजीब दृष्टिकोण से देखते हैं यार, मालूम नहीं। खेती दोस्तों, वो बोलते हैं कि उत्तम खेती, मध्यम बाँझ, मध्यम बाँध, नीच चाकरी, कुकुर निदान। चलिए जो भी है, आप इसका मतलब समझते या नहीं समझते अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि बुरा लग जाएगा। खेती जो है ना सबसे उत्तम श्रेणी का होता है, और नौकरी जो है वह चाकरी कुत्ते के जो घर में बैठता है उसके समान होता है। लेकिन कोई बात नहीं कोई भी आजकल के ज़माने में छोटा या बड़ा नहीं है। हाँ, लेकिन हमें कृषि को ज़रूर करना चाहिए। आप में से अगर कोई सोच रहे हैं कि मैं इन फ्यूचर खेती बाड़ी से दूर रहूँगा, प्लीज़ यार, ये आप लोगों के, आपको हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है और हमारे भविष्य के लिए भी ज़रूरी है। सबको मिल के सभी काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कल 26 से 50 तक नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों कुल मिला के मैं आपको 200 वीडियो दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। इसमें अगर आप यदि सब कर लेंगे और मैं 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दूंगा, इतना करने के बाद आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सभी के सभी, मतलब 90% क्वेश्चन तो भीड़ ही जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा या फिर PDF, जो भी हो, बस ज्ञान उन तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू, बाय। वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या क्या करना है आप जानते ही हैं। बाकी मैं अभी आपको फेस नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गया है, बल्ब भी नहीं है। थैंक यू, बाय।